बाद में इतनी जल्दी नहीं निकलते हम। लेक्चर नंबर पेज 85 ऑन 1 मार्च 2024। अच्छा, वैसे तो ये सवाल था IFRS 9 का पहले 2 सवालों के एतबार से, लेकिन हमने फिर भी ना सोल्यूशन में आपने एक नई चीज़ देखी होगी कल, जो हमने जर्नल एंट्रीज भेजी थी आपको, उसमें हमने 4 एंट्रीज अलग अलग कर दी थी। इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, दरख्त कितने का खरीदा, फिर उसके बाद असल में ना सवाल में डिविडेंड पहले अनाउंस हो रहा था, पिछले साल के प्रॉफिट्स में से भी हो जाते हैं, इसलिए आदत तो हमारी ये पड़ी हुई थी कि पहले प्रॉफिट लिखेंगे, फिर डिविडेंड लिखेंगे, फिर फेयर वैल्यू। तो कल की जनरल एंट्रीज के अंदर ये ब्यूटीफुल बात थी कि हमने ये चारों चीजें लिखी थी, चारों लफ्ज लिखे थे ताकि आपको समझ आए। लेकिन एक थोड़ा सा हमने काम किया था, क्योंकि डिविडेंड की डेट पहले आ रही थी और प्रॉफिट साल के एंड पे आता है, आपको पता है, तो फिर हमने वो जरा रिदम बनाने के लिए डिविडेंड को पहले लिख दिया था। डिविडेंड को पहले लिख दिया था। दरख्त खरीदा, फल आया, फल उतारा, दरख्त महंगा हो गया। ये 4 जो है एडजस्टमेंट्स हमने करनी होती है। कलाकंद लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं 15% शेयर्स ऑफ फालूदा के, और सवाल कुछ ना भी बताता तो हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। पहला ये सवाल है कि ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कलाकंद की, या कोई कंसोलिडेशन का जिक्र किया कहीं इसने? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो बोलें किसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? कलाकंद की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि बताओ कि मैं इन्वेस्टमेंट इन फालूदा को अपनी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं अपनी P&L और बैलेंस शीट में इसको कैसे क्लासिफाई करूं, डिस्कस करो। P&L और बैलेंस शीट में कैसे क्लासिफाई करूं, P&L में क्या भेजूं इसमें, बैलेंस शीट में क्या भेजूं इसमें, डिस्कस करो। पॉज करें भाई, ये सारी डिस्कशन फारग है। पहले हमारा सवाल ये है कि हमें सवाल तो समझ आ जाए। हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 15%। हमने कितने शेयर्स खरीदे? 15% शेयर खरीदने से कोई हमारा एसोसिएट नहीं बनता। सवाल ने भी बता दिया हमारा इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। अब मुझे ये बता दें कि वो जो हमने सवाल किया था फाइनल अकाउंट वाला, वहां डायग्राम बना के रखी हुई है। जी, इतना ज्यादा पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, आप बता दें कलाकंद लफ्ज लिखा हुआ है सिर्फ, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सेपरेट? तो ऊपर देखें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कहता है हमारा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। अब सिनेरियो ढूंढे, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। आप बता दें कौन सा स्टैंडर्ड लगना है इस पे? IFRS 9। तो क्या पॉसिबल, अगर वो कहता है शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर पॉसिबल क्लासिफिकेशन नहीं थी, फिर FVTPL मैंडेटरी था। उसने बताया ही नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। आप बताएं फिर क्लासिफिकेशन ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल है? FVTPL और FVTOCI। अब हमने अगर FVTPL है तो क्या करना था? हमने इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री करनी थी। हमने वर्किंग में करके दी थी आपको 6x20। ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। डिविडेंड जो आया, मेरे 6 मिलियन शेयर हैं, तो उस पे 1 रुपया से मल्टीप्लाई करते तो 6 मिलियन ही निकल आना था। 6 मिलियन मुझे डिविडेंड मिला। पैट को मैं नहीं देखता होता IFRS 9 में, और ईयर एंड पे शेयर महंगे हो गए हैं। कितने रुपए का हो गया? 25 रुपए का, यानी 6x25। अब
हमने आंसर 10 में लिखा था IFRS 9 FVT OCI और FVTPL। दरख्त खरीदा, फल उतारा, इसकी एंट्री नहीं होती IFRS 9 में। दरख्त महंगा हो गया नहीं, इसकी ये था वो फल लगे। और 6 × 25 150 और 120। अब सवाल ये नहीं है, सवाल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्कस करें। तो हम इसको ऐसे बता के आ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट shall इनिशियली बी measured एट इट्स कॉस्ट ऑफ 1। अच्छा, हम लिख के आएंगे पहले देयर आर 2 possible classifications because we are not having significant influence, so either they can be kept at FVT OCI or FVTPL. If these are kept at FVT OCI, these will initially be measured at cost of 120 million, but at the balance sheet date these will be shown in financial statements at a fair value of rupees 150 million, and balance sheet will show a fair value reserve of 30 million. It is how it will be presented in balance sheet. As far as the profit and loss is concerned, we will record a dividend income of 6 million, and in OCI we will show fair value reserve for the year 30 million. It is how it will be presented. मेरा नहीं ख्याल कि ICAP ने OCI और फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन मेरे ख्याल से सोल्यूशन में उस तरह डिस्कस किया हुआ है। ये मैंने ICAP का सोल्यूशन ही उठाया हुआ है। द इन्वेस्टमेंट वुड बी कैरिड एट 150 मिलियन बैलेंस शीट। उसने 120 तक का भी जिक्र नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस शीट में गया वो 150 मिलियन। एट ईयर एंड द फेयर वैल्यू गेन ऑफ, इस तरह तो छोड़े ना, फेयर वैल्यू गेन ऑफ 30 मिलियन वुड बी रिकॉर्डेड इन OCI फॉर द ईयर। OCI फॉर द ईयर डाल दिया उसने। अ डिविडेंड इनकम वुड बी शोन इन P&L। एक चीज मिस कर गया कि बैलेंस शीट में हम फेयर वैल्यू रिजर्व शो करेंगे एज ऑन बी। ये फॉर द ईयर है और बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? एज ऑन। अच्छा, आपके लिए आसान बात, लेक्चर 1 हमने लिया हुआ है, P&L में क्या जाना है? डिविडेंड, और OCI में फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट में 150 और फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन। ये 4 फिगर्स बता के आनी थी। ICAP ने 3 बताई हैं सिर्फ, एज ऑन, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। उसने 3 बताई हैं, मेरे ख्याल से 4 बता के आने चाहिए अगर लेक्चर 1 लिया हुआ। अच्छा जी, इसके बाद अगर FVTPL मॉडल है तो इनिशियल रिकॉग्निशन फिर रहने ही दें। उसने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो करें। उसने ये नहीं कहा कि डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर शायद एंट्रीज को भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते। उसने डायरेक्ट कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज करें। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द इन्वेस्टमेंट विल बी under FVTPL model, in the financial statement investments will be shown at fair value of 150 million on 31/12/24। as for, और कुछ नहीं आना बैलेंस शीट में। and as far as the P&L is concerned, a dividend income of 6 million and a fair value gain of 30 million will be shown। और क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा इसमें भी, under FVTPL investment would be 150 million, the fair value gain of 30 as well as dividend of 6 would be recorded in P&L for the year ended 31 December 2024। Okay, now what was the next requirement? The next requirement was using the same data in question 10, assume that QL does not have significant influence over FL, does have significant influence। अच्छा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी सेपरेट ही हैं, लेकिन अब हमारा क्या आ गया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसको छोड़ें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ QL सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस द ऑल्टरनेटिव्स, और इसे दोबारा क्लियर कर दिया कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिस्कस द ऑल्टरनेटिव। नाउ देयर आर 1 2 में आगे 2 कैटेगरीज हैं एंड 3। अच्छा, इसमें ना हमारी चॉइस अवेलेबल है, लेकिन उसने सवाल बड़ा अजीब सा डाला है। उसने कि सारे ही डिस्कस करो और वही डिस्कशन करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो होंगे। अच्छा, अब जब हम इसमें डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम डिस्कशन करके आएंगे अंडर द कॉस्ट मॉडल द इन्वेस्टमेंट्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट अ कॉस्ट ऑफ 120 मिलियन
एंड P&L विल शो अ डिविडेंड इनकम ऑफ, बस कॉस्ट मॉडल में तो ये दो एंट्रीज होती हैं। क्या चीज? ये जो आपस के गेन लॉस निकलते हैं ना फिक्स्ड स्टॉक के, ये सिर्फ इक्विटी मेथड में निकलते हैं, ये और किसी में नहीं निकलते। ये जो आपस के गेन लॉस रिवर्स होते हैं ना, ये सिर्फ इक्विटी मेथड में होते हैं, इस वजह से इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब IFRS 9 के एतबार से उसने देखें क्या लिखा हुआ है। IFRS 9 के एतबार से कॉस्ट वाली ये डिस्कशन कर दी। पहले उसने लिखा है इफ वी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एज पर IAS व्हेन एन एंटिटी प्रिपेयर्स इट शैल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट ईदर एट कॉस्ट और अकॉर्डिंग विद और यूजिंग इक्विटी एट कॉस्ट मेथड, ये करेंगे। उसमें से आपकी पहले लाइन डाल दी है एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपस के, ये सी सेपरेट, इनको कुछ नहीं करना होता एज डिस्कस्ड इन अबव क्वेश्चन। अब क्या रह गया? इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड के अंदर हमने ये बताना था कि इन्वेस्टमेंट्स विल अपीयर एट 132.5 मिलियन। ब्रैकेट में बता सकते थे विच इंक्लूड्स या विच इज मेड अप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड एट कॉस्ट, द पोस्ट शेयर इन प्रॉफिट, द पोस्ट शेयर इन प्रॉफिट, and it will be reduced by dividend and will be reduced by, तो इसमें लिख सकते थे the investment in associate will appear at 132.5 which comprise 120 investment at cost and recording of post share of us in associates profit as reduced by dividend received and reduced by stock adjustment. As far as the P&L is concerned, in P&L we will show 20 का post PAT. P&L में क्या शो करेंगे? 20 का post PAT. अब पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। डिविडेंड की एंट्री इस मॉडल में कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं होती, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और प्रॉफिट की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू के इस टॉपिक में कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, इन द एंड ना असल में इस एडजस्टमेंट ने भी प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करती है। इसकी वजह सुने क्यों। बैलेंस शीट के सवाल में हम एंट्री करते थे CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, याद है? बैलेंस शीट के सवाल में क्या एंट्री करते थे? CRE डेबिट। अच्छा, किसने बेचा? किसने बेचा? P ने। वो बस देख लीजिएगा, किसने बेचा? P ने। तो किसकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है? इसलिए मजबूरी में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। किसने गेन रिकॉर्ड किया? पेरेंट ने, इसलिए CRE डेबिट। लेकिन P&L के एंगल से हम यहां कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाते थे, तो ये थोड़ी सी एक लाइन हमने डाली थी यहां पे आपके लिए कि यहां कॉस्ट ऑफ सेल हिट होंगी। हल्का सा P&L के एंगल से ये डिस्कशन करानी थी, थी तो अजीब सी, लेकिन ये करानी थी। आप देखें, अंडर द इक्विटी मेथड की वुड इनिशियली रिकॉर्ड एट 120, तो इधर तुझे इनिशियल रिकॉग्निशन याद आ गई, इससे पहले याद नहीं आई, जब हम बोल रहे थे तब तुझे याद नहीं आई। वुड इनिशियली रिकॉर्डेड 120 एंड देन एडजस्ट इट, फिर इसको एडजस्ट करो, एंड देन एडजस्ट इट पोस्ट प्रॉफिट। सिंस द इन्वेस्टमेंट वाज मेड ऑन Yakam March, QL is entitled to a share of 10 months. FL reported profit of 160. So ये सब कुछ वर्किंग में कर देना था आपने। So 10 months profit of QL, that is 20 million, which would be recorded in P&L. It should be recorded in P&L. Yeah. In addition, the dividend would reduce the carrying amount of investment in associate. It would reduce the carrying amount. Unrealized profit would be adjusted by increasing cost of sale and decreasing the investment. Therefore, investment would be carried in balance sheet at 132. इस सारे की कहानी उसने बताने की कोशिश की है। 132.5. The intercompany balance of 15 would have no effect. आपको याद है ये इसके आपस के बैलेंसेस नहीं कैंसिल किए जाते, क्योंकि वो किसके केस में किए जाते हैं? सब्सिडरी के केस में। बहरहाल इस तरह का सवाल आ गया, अगली दफा तो नहीं आना, मिजाज ही बदनाम मकसूद होता है। बस क्लोज करो।